नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। मित्रों, पिछली क्लास में हमने बेस रेट के बारे में चर्चा की थी, तो आज आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी जो बाकी की दरें हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो आज क्लास में हम लोग सबसे पहली जो दर देखेंगे वो रहेगा हमारा MCLR। MCLR पूरा नाम होगा इसका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस लेंडिंग रेट। आइए इस पर ध्यान देते हैं। ये है क्या MCLR। इसे अप्रैल 2016 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया मित्रों? अप्रैल 2016 में शुरू किया गया। अप्रैल 2016 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत BPLR, इसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। इसके अंतर्गत BPLR के निर्धारण में एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के बजाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को ध्यान में रखा जाता है। इसको ध्यान में रखा जाता है एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के बजाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स, इसको भी हमने बेस रेट के दौरान आपको बताया था कि बैंकों को जो फंड्स मिले हैं उसकी औसत लागत क्या रही। जो पैसा हम लोग जमा करते हैं वही तो बैंक का फंड्स होता है भाई। ये सारी चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स के बजाय किस पर ध्यान दिया जाता है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स को ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म ये जो आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बात क्लियर हुई आपको? एक एक शब्द यहाँ पे सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये सब पढ़ना पड़ता है मित्रों, क्योंकि सवाल ये पूछा गया है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसको स्किप कर दिया जाए, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। आइए ध्यान देते हैं साथियों, ये है क्या वास्तव में। रेपो दर में कटौती के बाद दी जाने वाली जमाओं की कम ब्याज दर को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में सम्मिलित किया जाता है। फिर से सुनिएगा, रेपो दर में कटौती के बाद दी जाने वाली जमाओं की कम ब्याज दर को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स में सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जब रेपो दर में कटौती होती है तो बैंक की उधारी में भी क्या होगी? कटौती होगी। रेपो दर में जब आप कमी या ज्यादा करेंगे उसको, आपका मतलब RBI, रेपो दर में जब RBI कमी या उसको अधिक करता है तो उसी के सापेक्ष बैंकों की उधारी दर में भी कमी या ज्यादा होती है। तो जब उधारी दर में कमी या ज्यादा होगा तो साथ ही साथ क्या होगा कि उससे जो जमा की दर है वो भी कम और ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है कोई, जहां पर आप रेपो दर को कम कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? रेपो दर को कम कर रहे हैं। तो इसके आगे की जमा बैंक कम रेट पर लेंगे। अब रेपो दर में कटौती अभी हो रही है तो उससे क्या होगा कि बैंक कम रेट पर लेंगे। बात क्लियर हुई? जो जमा होगी उसको बैंक कम रेट पर लेंगे। तो MCLR वह होता है, MCLR में क्या काम करते हैं हम लोग कि जो पीछे की दरें उसको नहीं देखते हैं। रेपो दर में कटौती के बाद जो नई जमाएं आती है और जो नई ब्याज दर होती है और ये कम रहती है, उसी को आधार बनाया जाता है। बात क्लियर हुई? अब इससे फायदा क्या होता है कि इससे फायदा ये होता है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो अच्छी मात्रा में अपनी लेंडिंग रेट को कम कर सकते हैं, कम कर पाते हैं। अगर आप औसत लेंगे तो उसमें आगे पीछे दोनों का आएगा तो औसत ज्यादा रहेगा। तो कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि जिसमें पीछे ना देखना पड़े, सिर्फ
आगे का ही देखा जाए तो ये निश्चित तौर पर जो बैंक होंगे वो ब्याज दर ज्यादा मात्रा में कम कर पाएंगे, इसीलिए MCLR का कॉन्सेप्ट RBI के द्वारा लाया गया है। अब आइए देखते हैं MCLR के लागू होने के बाद क्या फायदा मिला। तो MCLR के लागू होने के बाद रेपो दर में कटौतियों से संबंधित रिजर्व बैंक का मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो गया। अब यहाँ पे इस शब्द को लेकर आप परेशान हो रहे होंगे, मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ये क्या होता है, इसको भी आइए समझते हैं। ये बेसिकली एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? ये प्रक्रिया होती है जिसमें केंद्रीय बैंक, तो हमारा केंद्रीय बैंक है RBI, जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक चर का मतलब जैसे आपका ब्याज हो गया, ब्याज दर, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? मौद्रिक चर कहलाते हैं। तो हमने आपसे कहा कि ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक चरों जैसे ब्याज दर आदि में परिवर्तन करके रियल सेक्टर इकोनॉमी या और गुड्स सेक्टर इकोनॉमी हिंदी में कहेंगे वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था अथवा वस्तु क्षेत्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। एक बार फिर से सुन लेते हैं। ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक चरों जैसे ब्याज दर आदि में परिवर्तन करके रियल सेक्टर इकोनॉमी और या गुड्स सेक्टर इकोनॉमी इनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। वस्तु क्षेत्र अथवा वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में जीडीपी, रोजगार, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको अलग से पढ़ना है, निवेश, उपभोग, इन विषयों को शामिल किया जाता है। किसमें? वस्तु क्षेत्र अथवा वास्तविक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में। ये जीडीपी जो है, रोजगार जो है, मुद्रास्फीति, निवेश, उपभोग, इन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। जीडीपी को वास्तविक माना जाता है। जीडीपी को क्या माना जाता है? वास्तविक। दर्शन वाला दिमाग मत लगाइएगा कि सब कुछ भ्रम है। शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है कि नहीं, तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी ये सब मिथ्या है। खैर, अर्थव्यवस्था में जीडीपी को क्या माना जाता है? वास्तविक माना जाता है। जीडीपी को वास्तविक मान सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या होता है? वास्तविक माना जाता है। वास्तविक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह हमें प्रभावित करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। मुद्रा जो है वो वास्तविक नहीं होती है, मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर वैल्यू नहीं होगी, दुनिया तो मरी जा रही है मुद्रा के पीछे। उसकी वैल्यू बेटा सिर्फ इसलिए होती है कि आप उससे इन सब चीजों को ला सकते हैं। उसकी वैल्यू तब तक है जब तक ये सब है। मुद्रा एक टोकन मात्र है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे अब मेरे तर्क सुनिएगा, तब आप कहेंगे हाँ सर सही बात है। मान लीजिए कि आपके पास 5,000 रुपए हैं। अब आप सोच रहे हैं कि इससे आज मैं बढ़िया खाना खाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप खाना खाने जाएं और पता चले कि होटल या रेस्टोरेंट वो सब आपके बंद मिल जाएं। ऐसी स्थितियां प्रकट हो सकती हैं कि आप उसका यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या मतलब रह गया फिर आप कि उस मुद्रा का? आप 5,000 रुपए थोड़ी खाएंगे भाई, 5,000 रुपए आप खाएंगे नहीं, ना उसको पिएंगे, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो सिर्फ एक टोकन मात्र है। उसकी वैल्यू तब तक है जब तक ये सारी चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं। मान लीजिए कि कहीं पर दंगे फसाद हो गए, अब वहां पे कई सारे लोगों की जानें चली गई। अब सरकार ने उनको कंपनसेट किया, हर परिवार को मान लीजिए कि
10-10 लाख की आर्थिक मदद कर दी, तो अब उस रुपए का कोई फायदा थोड़ी है। वो तो आदमी जिसको जाना था वो तो जा चुका है कि नहीं। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए मुद्रा का कोई विशेष महत्व अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। ये टोकन मात्र है। पूरी दुनिया की जो भी मुद्राएं, इसको अर्थशास्त्री जो है उसको वास्तविक नहीं मानते। वास्तविक किसको माना जाएगा? जीडीपी को माना जाएगा, रोजगार को माना जाएगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष तौर पर आपको प्रभावित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इससे इसकी जो कमियां थी उसको भी थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। लेकिन जब ये इतनी सारी बातें हो गई, अब देखिए ध्यान से, आरबीआई को लगा कि ये अभी भी उतना प्रभावी नहीं है। एमसीएलआर को जब लाया गया तो उसमें आरबीआई को लगा ये उतना प्रभावी नहीं है, अर्थात अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो इसमें कुछ और चेंज करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या काम किया कि एक जनक राज कमेटी बनाई और उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया। आइए उसको देखते हैं। तो आप लोग नई फ्रेश हेडिंग लगा लीजिएगा, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। अब इसकी हिंदी वगैरह नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगा भाई, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। तो इसे किसकी समिति, कौन सी समिति? जनक राज। इसे जनक राज समिति, जनक राज समिति की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 2019 में, अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई, 3 साल हो रहे हैं लगभग, अक्टूबर 2019 में लागू किया गया। तो कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे जीडीपी का जो नया तरीका है, राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन का, जीबीए, जिसको हमने आपको पढ़ा रखा है, उससे हाल में ही सवाल पूछे गए थे, जबकि वो चेंज हुआ था 2015 में। बात क्लियर हुई आपको? तो अब ऐसे ही ये 2019 में लागू किया गया है, तो कब पूछ लिया जाए कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का मजाक के तौर पे ही भले कहा जाता है, लेकिन जो कहा जाता है वो सही है, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल काम है, कब क्या पूछ ले कब क्या ना पूछे ये कोई पता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सब पढ़ लेते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाएं। बात क्लियर हो रही है आपको? जैसे मैंने बताया कि अभी एमसीएलआर, अब ये मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं फिर उनको टीचर स्किप कर देते हैं, ये कठिन काम हो जाता है, लेकिन उससे फायदा नहीं है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, टीचर्स को भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, इसे जनक राज समिति की सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 2019 में लागू किया गया। इसे रिटेल पर्सनल एंड एमएसएमईज के फ्लोटिंग रेट लोन्स के साथ लागू किया गया। अब यहाँ पे एक चीज ये आ रही है, फ्लोटिंग रेट लोन्स, ये क्या चीज है? तो फ्लोटिंग जो लोन्स होते हैं हमारे, तो ऐसे ऋण होते हैं, ऐसे लोन्स होते हैं जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है। बात क्लियर हुई? एक तो फिक्स्ड होता है, उसपे तो उतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है, लेकिन जो फ्लोटिंग लोन्स होते हैं उनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है, कभी कुछ रहेगी कभी कुछ रहेगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो ये तो मैंने बता दिया कि ये टर्म आ गया है, क्योंकि हर एक टर्म को बताना जहाँ पे पॉसिबल होता है, जहाँ पे मैं आवश्यक समझता हूँ, जो चीज अलग से नहीं पढ़ानी होती है, या जो चीज मुझे पता है कि कहाँ पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगी, उसको भले स्किप कर दिया जाए। जैसे आपका अभी भी एनडीटीएल बचा है, तो आज की क्लास में भी नहीं आएगा, उसको हम लोग जब रेट तो पढ़ ही रहे हैं, रेशियोज पढ़ेंगे तो फिर वहां पे चर्चा करेंगे। खैर ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट लोन्स की बात ये हो गई, जिसमें हमने आपको बताया कि वह ऋण होते हैं, इस प्रकार के ऋण होते हैं जिनके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक निम्न में से किसी एक को
किसी एक को बीपीएलआर के निर्धारण में आधार बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं, आधार बना सकते हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं कि जिसको बीपीएलआर के निर्धारण में आधार बनाया जा सकता है? तो नंबर एक चीज है रेपो रेट, रेपो रेट, और दूसरी चीज है आपकी यील्ड रेट, यील्ड रेट, इसको भी अलग से डील करेंगे, यील्ड रेट ऑफ 3 months, ट्रेजरी बिल, टीवी का मतलब यहां पे क्या है, ट्रेजरी बिल है। और तीसरा है यील्ड रेट ऑफ 6 months, 6 months ट्रेजरी बिल्स। और चौथा है अन्य कोई मानक, अन्य कोई मानक, अन्य कोई मानक जिसे FBIL आधार बनाता हो, आधार बनाता हो, आधार बनाता हो। ये 4 चीजें। रेपो रेट के बारे में चर्चा कर ली हमने आपको, जैसे रेपो रेट क्या होता है ये तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इन चारों में से कोई एक को चुना जा सकता है। जैसे रेपो रेट को लेकर उसमें मान लीजिए कि अभी रेपो रेट कितने प्रतिशत है, 4.9% है। अब बैंक ये कहे कि मैं 3% उसमें और जोड़कर उधारी की दर रखूंगा। जैसे ये है कि अभी 4.9%, अब बैंक ने कहा कि मैं 3% और जोड़कर, एक्स्ट्रा जोड़कर उधारी की दर रखूंगा। तो अब इसमें आप अगर 3% और ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगी, 7.9%। तो बैंक क्या काम करेगा फिर, 7.9% लेगा। ये जो अगली बात है यील्ड रेट, जिसको अलग से डील ही करना है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये लगभग आपके 91 दिनों के होते हैं, 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली 91 दिन। तो ये जो 91 दिन या 3 महीने के जो ट्रेजरी बिल मिलते हैं या निकलते हैं, इन पर ब्याज नहीं मिलती है। अब सब सोचेंगे आप कि ब्याज नहीं मिलती तो फायदा क्या है, कौन इसे खरीदेगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये 500 रुपए का आपका ट्रेजरी बिल है, तो इसमें क्या होता है कि डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो कि इस पे डिस्काउंट दे दिया गया 10%, डिस्काउंट दे दिया गया 10%। अब जब 10% डिस्काउंट दे दिया गया तो ये कितने का पड़ेगा, 450 का। तो जो आदमी इसे लेगा उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 450 रुपए। अब चूंकि इसका जीवन काल कितने दिनों का है, 91 दिनों का है, तो इस पर ब्याज नहीं मिलता है। तो मैंने कहा कि जब ब्याज नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे कि इसे कोई क्यों खरीदेगा, ये छूट पर मिल रहा है तो लोग इसे खरीदेंगे। अब मान लीजिए कि ये 10% छूट होने पे ये 450 रुपए का पड़ा। अब जैसे ही इसका समय पूरा होगा तो 91 दिनों के बाद जिसने भी इसे लिया है उसे कितने रुपए मिल जाएंगे, जो इस पे लिखे होते हैं, जो अंकित मूल्य है, अर्थात 500 रुपए मिल जाएंगे। तो आदमी को कितने का फायदा हो गया, आदमी को 50 रुपए का फायदा हो गया। ऐसे ही आपका क्या है, 6 महीने वाला बिल है, या फिर जो हमने आपको बताया FBIL, इसका पूरा नाम होता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक संस्था है, वो अगर कोई नया मानक बना दे तो बैंक उसे चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको जानने की आपको बहुत आवश्यकता है नहीं, बात क्लियर हो रही है। FBIL को आपको जानने की बहुत आवश्यकता है नहीं, इसके बारे में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो कंपनी अधिनियम के वगैरह इसको गठन किया गया था। तो 2015 में RBI ने इसे स्वतंत्र प्रशासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। तो ये सारी बातें हैं। खैर चलिए अब अगली दर पे आते हैं। अगली दर है हमारी टीजर दर। तो ये अपने यहाँ तो विशेष रूप से लागू ही नहीं है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह, वहां पे ये चलती है। फिर भी थोड़ा सा इसको जान लेना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं, ये क्या है टीजर दर। ग्राहकों को लुभाने के लिए
लुभाने के लिए वसूली जाने वाली एक कम ब्याज दर एक कम ब्याज दर जिसे एक निश्चित समय बाद क्षतिपूरक ढंग से बढ़ा दिया जाता है। अभी मतलब समझाऊंगा आपको, पहले लिख लीजिए ताकि आपका नोट अच्छे से बन जाए। क्षतिपूरक ढंग से बढ़ा दिया जाता है। बात क्लियर हुई? और इस प्रकार से जो लोन्स दिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है टीजर्स लोन। जो लोन मिलेगा उसे टीजर लोन कहेंगे, और जिस दर पे एक निश्चित समय के बाद क्षतिपूरक ढंग से बढ़ा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टीजर दर कहते हैं। आपको एक और मजेदार बात बताएं, 2008-9 में जो अमेरिका में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था उसमें इस लोन्स की बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका थी। वास्तव में होता क्या है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए जरूरत से ज्यादा कम ब्याज दर पर लोन बैंकों द्वारा दिए जाते हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ पाए? ताकि किस लिए दिए जाए? ताकि अधिक से अधिक लोग अधिक मात्रा में लोन लें, और लोग लेते भी हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें ये लिखा रहता है कि ये 2 या 3 साल के लिए रहेगी। जो टीजर रेट्स है वो 2 या 3 साल के लिए कम रहेगी। उसके बाद ये उतनी ही ज्यादा कर दी जाती है कि जितना बैंकों को नुकसान हुआ है। इसीलिए हमने आपसे कहा कि क्षतिपूरक ढंग से। अब कम रेट पे अगर बैंक लोन दे रहे हैं तो इसका मतलब उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए ये लोग 2 या 3 साल बाद अपनी रेट को उस स्तर तक बढ़ा देंगे कि जिससे उनका जितना नुकसान हुआ है उसको वो कवर कर सके। इतनी बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब जब रेट्स अचानक से बढ़ जाएंगी, जो दरें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ गई 2 साल बाद 3 साल बाद, तो उससे क्या होगा कि ईएमआई लोगों का ज्यादा आने लगेगा। अमेरिका में भी यही हुआ साथियों। अमेरिका में ये इस सिस्टम के द्वारा बैंकों के द्वारा हाउसिंग लोन दिए गए, घर बनवाने के लिए हाउसिंग लोन दिए गए। बैंकों ने बहुत तगड़ा दिमाग लगाया था, हाउसिंग लोन प्रोवाइड किए, कार वगैरह के लिए लोन नहीं प्रोवाइड किए। बैंकों ने दिमाग ये लगाया था कि अगर ये नहीं चुका पाएंगे तो इनके घर पर कब्जा कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, क्योंकि अमेरिका में क्या है, घरों की कमी। मतलब अब उस तरीके से नहीं, जो सबके बस की बात नहीं है वहां पे घर लेना ना, काफी कॉस्टली पड़ता है। तो अमेरिका में घरों की क्या है, कमी है। तो जब कमी है तो जब कब्जा कर लिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि रेट बढ़ेंगे, और बैंकों ने सोचा इससे हमको फायदा होगा। लेकिन हो गया मित्रों इसका उल्टा। इतनी मात्रा में घरों को जब्त किया गया कि हाउसिंग सेक्टर में क्राइसिस उत्पन्न हो गया। बात क्लियर हुई? तो ये चीज है टीजर्स रेट। हमारे यहाँ नहीं चलती है, ये वहीं अमेरिकन सोसाइटी की, अमेरिका की ही देन है, तो ये वहां पे ज्यादा देखी जाती है। अब आइए, जितनी दरें थी उनको हमने कवर कर लिया है। अब उसको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूं ताकि आपको भविष्य में सोचने समझने में वो मदद करे। अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में बना रहेगा, ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बना रहेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपकी क्लैरिटी भी बनी रहेगी। तो जैसे जो भी रेट्स थी उनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो रेट्स यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको मैं 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर देता हूँ। एक हिस्सा है आरबीआई वर्सेस कॉमर्शियल बैंक, या बैंक ही लिख लिया जाए, कॉमर्शियल बैंक, केंद्रीय बैंक बनाम वाणिज्यिक बैंक, और दूसरी चीज है बैंक बनाम कस्टमर, बैंक बनाम ग्राहक। इसको ऐसे क्लासिफाई किया जा रहा है। तो आरबीआई वर्सेस सेंट्रल बैंक या कॉमर्शियल बैंक वर्सेस आरबीआई, जो भी आप कहना चाहें, कॉमर्शियल बैंक वर्सेस वगैरह वगैरह, कुछ भी कह लीजिए आप, सेंट्रल बैंक कह लीजिए। तो इसमें होता है आपका बैंक रेट। बैंक रेट इसमें आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक का जो लिंक बन रहा है, मैं वो दर यहाँ पे क्लासिफाई कर रहा हूँ। और किसका लिंक बनता है इन दोनों में? रेपो रेट का बनता है, और उसके बाद ट्रिपल आर का बनता है, रिवर्स रेपो रेट का बनता है, और साथ ही साथ मित्रों किसका बनता है? एमएसएफ रेट का बनता है।
तो ये 4 दरें जो हैं इनमें कमर्शियल बैंक और आरबीआई का लिंक बनता है। और बैंक और कस्टमर का किसमें लिंक बनता है, किन किन दरों में, तो बीपीएलआर में बनता है, बेस रेट में बनता है, एमसीएलआर में बनता है, एमसीएलआर में, और अभी आपने जो पढ़ा एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग, और लास्ट में जो आपने पढ़ा टीजर रेट। इनका कनेक्शन बनता है ग्राहकों से। बैंक और ग्राहक का कनेक्शन इन दरों के माध्यम से बनता है, जबकि कमर्शियल बैंक और आरबीआई का कनेक्शन इन सभी दरों के माध्यम से बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। जितनी भी रेट्स थी सबको डिस्कस कर लिया गया है। अब हमको रेशियोज को डिस्कस करना है, सीआरआर, एसएलआर, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना हो। तो चलिए रेशियोज को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी देखने पे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक आध रेशियो अगर देख भी लेते हैं तो कोई बहुत उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक नए सिरे से रेशियोज की क्लासें स्टार्ट होंगी। रेट्स ही पढ़ा रहा हूं तो बार बार दिमाग में रेट्स ही क्लिक कर रहा है। खैर, रेशियोज पे हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, और आपसे फिर से पुनः निवेदन करना चाहेंगे वही जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लोगों के साथ बहुत अधिक मात्रा में जितना संभव हो सके शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का।